मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सभी लोगों की 2027 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। अब देखो, आज की इस क्लास में जितने बच्चे 2027 में अपना अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं, तो भाई उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताऊँगा कि क्लास 10th अंग्रेजी में 2027 में जो प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आज की इस क्लास में रखे हैं। आज की इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों का जो स्कोर होगा वो 70 में 65 नंबर आप लोगों का आज की इस क्लास में पूरा का पूरा पक्का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का 70 में 70 नंबर पक्का होने वाला है। देखो, आज की इस क्लास में मैंने जितने प्रोज हो गया, पोइट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे प्रश्नों को इस क्लास में रखा गया है। और यहाँ पर आज की इस क्लास में आप लोगों के 70 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। तो भाई पूरी की पूरी क्लास देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने पूरी की पूरी क्लास देख ली तो भाई 70 नंबर आपके हाथों में रहेंगे, है ना। 70 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, बिल्कुल 70 नंबर आप लोगों के बिल्कुल पास में ही रहेंगे। अब देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ से आप लोगों की क्लास पूरी की पूरी स्टार्ट हो चुकी है। और अब आप लोगों को क्या करना है कि ये जो प्रश्न हैं, आज की इस क्लास में मैं जितने प्रश्न कराऊंगा सारे के सारे प्रश्नों को आप लोगों को तैयार कर लेना है और एक नोट्स बना लेना है, कॉपी में लिख लेना है सारे के सारे प्रश्नों को। कि मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न आप लोगों को 2027 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहीं से ही आने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर आप लोग पेपर देने जाओगे, जब 2027 में जब पेपर देने जाओगे, तो पहले ही जब आप लोगों को जब पेपर दिया जाएगा, तो पेपर जब दिया जाएगा तो सबसे पहले नंबर पर आप लोगों से कहा जाएगा, देखो यहाँ पर 20 प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और 20 नंबर का आप लोगों का अंग्रेजी में बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। जिसमें सबसे पहला मेरा देखो दिया जाएगा पैसेज दिया जाएगा। वो भी कितने, 3 नंबर का पैसेज दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पैसेज को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कर दीजिए भाई, है ना। तो ये देखिए हमारा पैसेज है। पैसेज हमको दिया जाएगा, जो कि देखो कितनी बार पूछा गया है, 2018, 17, 18, 19, 20, 22, 25 बार पूछा गया है ना। इतनी बार पूछा गया तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोगों को पूरी पूरी क्लास देखनी है। अब चलिए भाई हम इसको आगे ऊपर ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे और इस पैसेज पर आधारित 3 प्रश्न हैं। ये जो पैसेज जो रहने वाला है पेपर में, पैसेज 3 नंबर का पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, है। तो 3 नंबर का पैसेज आने वाला है। तो सबसे पहले इस पर देखो 3 प्रश्न दिए जाएंगे, इस पैसेज पर आधारित 3 प्रश्न दिए जाएंगे। चलो अच्छा देखते हैं, यहाँ पर इसको पहले पढ़ते हैं कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, दे आर द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज, दे नेवर लीव अस इन आवर टाइम्स ऑफ नीड, when we are lonely or sad, books give us company and make us happy, reading good books develops our mind and improves our vocabulary, a person who loves reading books is never bored because he always has a wise company by his side, therefore you should develop a good habit of reading books daily to gain wisdom। इसको देखो हिंदी में कहेंगे कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। बुक्स जो होती हैं, जो किताबें जो होती हैं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, है ना। फिर इसके बाद आगे देखो, किताबें मेरी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, सबसे अच्छी मित्र होती हैं। दे आर द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज, दे हाउस, ट्रेजर माने होता है खजाना, और हाउस ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का खजाना, नॉलेज माने होता है ज्ञान। दे नेवर लीव माने छोड़ते हैं, अस इन आवर टाइम्स ऑफ नीड, है ना। वे मुसीबत, जब वो मुसीबत में होते हैं तो किताबें मेरा साथ नहीं छोड़ती हैं। व्हेन आर लोनली और सैड, जब हम दुखी होते हैं। बुक्स गिव अस कंपनी एंड मेक अस हैप्पी, है ना। वे हमारा साथ नहीं कभी नहीं छोड़ती जब हम अकेले होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, जब हम उदास होते हैं तो किताबें हमें साथ देती हैं और हमें खुश रखती हैं। ये मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे देखो कि ए पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक्स इज नेवर बोर्ड बिकॉज ही ऑलवेज एज ए वाइस कंपनी बाई हिज साइड। अब यहाँ पर देखो कि जो किताबें मेरा साथ देती हैं और हमें खुश करती हैं, है ना। अब देखो कि जब हम अकेले या उदास होते हैं तो किताबें जो होती हैं मेरा साथ देती हैं और हमें खुश रखती हैं।
अच्छी किताबें पढ़ने से हमारे दिमाग का विकास होता है और हमारी शब्दावली में सुधार होता है। जिस व्यक्ति को किताबें पढ़ने से प्यार होता है वह कभी बोर नहीं होता है। देखो, जिस व्यक्ति को किताब पढ़ने में, यहाँ से देखो, ए पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक्स इज नेवर बोर्ड बिकॉज ही ऑलवेज ए वाइस कंपेनियन। वो कभी बोर नहीं होता है। अब देखो, इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न देखो कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि वाई आर बुक्स कॉल्ड आवर बेस्ट फ्रेंड। किताबों को हमारा सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा जाता है। पेपर में 1 नंबर का आएगा कि जो किताबें जो होती हैं, किताबों को हमारा सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा जाता है। ये ऑप्शन दिया है कि क्योंकि वे बहुत महंगी होती हैं, बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली। बी ऑप्शन दिया है बिकॉज दे नेवर लीव इन अस इन आवर टाइम्स ऑफ नीड, क्योंकि वे मुसीबत के समय हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, है ना। तो इसके बाद आगे देखो, सी ऑप्शन दिया है बिकॉज दे कैन स्पीक टू अस, क्योंकि वे हमसे बात कर सकती हैं। इसके बाद आगे देखो, डी ऑप्शन दिया है, कि बिकॉज वी कैन बाई देम ईजली, क्योंकि हम उनको आसानी से खरीद सकते हैं। प्रश्न मेरा था कि किताबों को हमारा सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा जाता है। तो भाई देखो, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो किताबें जो होती हैं मेरा मुसीबत के समय, किताबें जो होती हैं मुसीबत के समय मेरा साथ नहीं छोड़ती हैं। तो इसीलिए जो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो भाई बी ऑप्शन को सही करेंगे। अब चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसी गद्यांश का दूसरा प्रश्न देखेंगे भाई कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी रीड गुड बुक्स। जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो क्या होता है। जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो हमको क्या हो जाता है, उसको पढ़ेंगे पहले। अब देखो, यहाँ पर लिखा है कि जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो हम क्या होता है, हमको देखिए कि वी बिकॉज लोनली एंड सैड, हम अकेले और उदास होते हैं। इसके बाद फिर आगे देखो, इट वेस्ट आवर वैल्यूएबल टाइम, यह हमारे कीमती समय को बर्बाद करती हैं। तो भाई किताबें हमारी कीमती समय को बर्बाद नहीं करती। बी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो, सी ऑप्शन, इट डेवलप्स आवर माइंड एंड इम्प्रूव्स वोकेबुलरी, यह हमारे दिमाग का विकास करता है और शब्दावली सुधारता है। बिल्कुल मेरे पर जो सी ऑप्शन आपका पूरा सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी ऑप्शन को सही किया भाई, सी ऑप्शन का पूरा सही हो जाएगा और 1 नंबर फिर से आप लोगों का पक्का हो गया। और इस गद्यांश पर आधारित तीसरा प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। थर्ड प्रश्न देखेंगे भाई। थर्ड प्रश्न देखो क्या कहता है। तीसरा प्रश्न देखो, यहाँ पे लिखा है कि फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच ऑफ ए लार्ज कलेक्शन और ए स्टोर हाउस ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। पैसेज में वह शब्द ढूंढिए जिसका अर्थ मूल्यवान चीज़ों का एक बड़ा संग्रह भंडार होता है ना। तो बता दीजिए भाई कि एक बड़ा संग्रह या फिर भंडार होता है। अब देखो, यहाँ पर लिखा है ए लार्ज कलेक्शन, मूल्यवान चीज़ों का बड़ा संग्रह। अब बता दीजिए भाई, जिसमें मूल्यवान चीज़ें रखी जाती हैं, जिसमें मूल्यवान चीज़ें रखी जाती हैं उसको हम क्या कहेंगे भाई, बता दीजिए। जिसमें मूल्यवान चीज़ें रखी जाती है उसको हम खजाना कहेंगे, है ना, उसको खजाना कहेंगे। खजाना मेरा देखो यहाँ पर ट्रीजर से हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने यहाँ पर ट्रीजर को सही किया है भाई, उनका फिर से 1 नंबर पक्का हो गया। और यहाँ से अगर हम बात करें तो आप लोगों का जो ये गद्यांश है 3 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा और ये गद्यांश भी आप लोगों का पूरा समाप्त हुआ, है ना। समझ लीजिए भाई, पूरा गद्यांश समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस गद्यांश को पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। 3 नंबर का आएगा गद्यांश, है ना। 3 नंबर का पैसेज आएगा, इसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिए और इसको पूरा का पूरा तैयार भी कर लीजिए। तो ये देखो मेरा पहला पैसेज था जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। पेपर देने जाओगे आप लोगों को ऐसा ही पैसेज देखने को मिलेगा, पहले ही पेज पर रखा हुआ मिलेगा। चलो चाहेंगे देखो, अब आगे बात करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1 से 3 तक। प्रश्न नंबर 1 से 3 तक मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें हमारा 3 नंबर का पैसेज पूछा जाएगा और इस पैसेज पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अच्छा आगे देखो, अब प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 से 8 देखो, यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो लिखा है बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। तो बिल्ली जो होती है मेज के ऊपर बैठी है। तो भाई जब कोई
मान ली चीज़ है जो किसी के ऊपर बैठी हो, है ना, तो उसको हम वहाँ पर अपॉन का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखेंगे, अपॉन, है ना, अपॉन का उपयोग करेंगे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपॉन। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो कितनी बार आया है, यूपी बोर्ड 2020, 22, 23, 24 में पूछा गया है और पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये वाला आएगा, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। अब आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखो यहाँ पर कहता है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एक हमको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो बता दीजिए भाई मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो ग्रीट दिया है, वी दिया है, शुड दिया है, आवर दिया है और रेस्पेक्ट दिया है, टीचर्स दिया है, विथ दिया है ना। तो इतने वर्ड हमको दिए हैं, इनको एक सही मिला करके सही लाइन में इनको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पर जो इसको देखो एक प्रश्न आप लोगों को ऐसा ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल पेपर देने जाओगे एक प्रश्न ऐसा ज़रूर मिलेगा, इस तरीके का वर्ड दिया होगा, जैसे ग्रीट अलग लिखा होगा, इसको मैं सही तरीके से जोड़ करके लिखना है, एक वर्ड बनाना है इसको जोड़ करके। सबसे पहले ए ऑप्शन दिए कि देखेंगे कि ए ऑप्शन दिया है कि आवर टीचर शुड बी रेस्पेक्ट विथ ग्रीट, आवर टीचर शुड बी रेस्पेक्ट विथ द ग्रीट। बी ऑप्शन दिया है वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स विथ ग्रीट। सी ऑप्शन दिया वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स विथ ग्रीट रेस्पेक्ट। और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। ये मेरे 4 ऑप्शन हैं, तो भाई इसका राइट आंसर देखो हो जाएगा। तो भाई जो ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो मेरा 5 है, प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स विथ ग्रीट रेस्पेक्ट है, मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलो मैं आगे बात करता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा 6 दिया है, प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर लिखा है कि ही फायर्ड द एरो, फिर डॉट डॉट करके दिया है, ही फायर्ड द एरो, इट मिस्ड द टारगेट, है ना, इट मिस्ड द टारगेट, उसने तीर चलाया वह निशाने से चूक गया। ये प्रश्न नंबर मेरा 6 से पूछा जाएगा। उसने तीर चलाया, ही फायर्ड द एरो, इट मिस्ड द टारगेट, मतलब वो अपने टारगेट से चूक गया। मान लीजिए आपने कोई तीर चलाया और आप उस टारगेट से चूक गए, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसलिए आएगा, ए ऑप्शन आएगा कि बी ऑप्शन आएगा कि भाई सी ऑप्शन आएगा कि डी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर मैं लिख दूँ और पूरा ऑप्शन मेरा फिट बैठ जाए। तो बता दीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख रखेंगे हम सो, यहाँ पर रखेंगे हम सो को रखेंगे। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर सो को रखें, ऑप्शन नंबर ए को अगर हम यहाँ पर रख दें, तो क्या मेरा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने तीर चलाया इसलिए वह चूक गया, इसलिए उसने तीर चलाया इसलिए वह चूक गया, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है। देखो अब भी ऑप्शन रखेंगे कि उसने तीर चलाया लेकिन वह चूक गया, उसने तीर चलाया लेकिन चूक गया। अब सी ऑप्शन रखेंगे उसने तीर चलाया या वह चूक गया, उसने तीर चलाया डी ऑप्शन रखेंगे क्योंकि वह चूक गया। तो बता दीजिए भाई कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो फिट वाक्य बैठ रहा है, बी ऑप्शन मेरा सही बैठ रहा है कि उसने तीर चलाया लेकिन वो निशाने से चूक गया, है ना। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही करेंगे। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को सही किया है उनका भाई फिर से 1 नंबर पक्का हो गया। अब आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो मेरा अगला है। प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट कहता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखो यहाँ पर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड इट, निम्नलिखित में से किस शब्द की स्पेलिंग गलत है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 2021 1 नंबर का पेपर में आया था कि निम्नलिखित में से किस शब्द की स्पेलिंग गलत है। तो बता दीजिए भाई किस शब्द की स्पेलिंग गलत हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया रिसीव, RECEIVE रिसीव, ये तो मीनिंग पूरी सही है। बी ऑप्शन दिया ग्रामर, GRAMMER, ये भी पूरी स्पेलिंग सही है। यानी CESSARY, ये भी पूरी सही है। TOMO ये गलत हो जाएगी भाई, डी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि टुमारो की जो मीनिंग होती है ये टुमारो की मीनिंग नहीं होती है। टुमारो में भाई TOMO है ना, TOMORROW ये होती है टुमारो की मीनिंग। तो यही हमसे पूछा गया कि कौन सी मीनिंग गलत है, तो मेरी टुमारो की मीनिंग गलत हो जाएगी। डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने डी ऑप्शन को सही किया भाई फिर से उनका 1 नंबर पक्का हो गया। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करेंगे।
प्रश्न नंबर 8 देखो, यहाँ पर देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि द ब्रेव सोल्डर फॉट वेल, बहादुर सैनिक अच्छी तरह लड़ा। बहादुर सैनिक जो है अच्छी तरह लड़ा। आइडेंटी द ब्रेव, इसमें बहादुर क्या है? बहादुर क्या है मतलब बहादुर सैनिक जो है अच्छी तरह लड़ा, और इसमें बहादुर क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है ना। तो भाई बहादुर देखो क्या होता है, यहाँ पर देखो सैनिक, सैनिक कौन होते हैं? सैनिक कौन होते हैं? सैनिक जैसे मान लीजिए भाई, सैनिक जो होता है, सैनिक ये इंसान ही होता है, आदमी होता है, इंसान, है ना। तो सैनिक, आप देखो यहाँ पर नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु आदि की पहचान कराना, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। और जो अगर संज्ञा की विशेषता बताए, जो संज्ञा की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कह देंगे, है ना। जो संज्ञा की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कह देंगे। तो यहाँ से मेरा देखो समझ में आया कि जो बहादुर है, सैनिक अच्छी तरह लड़ा, सैनिक जो है अच्छी तरह लड़ा। और सैनिक कैसा था? सैनिक जो था, सैनिक बहादुर था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेरा इसकी सैनिक की विशेषता बताई जा रही है, सैनिक की विशेषता बताई जा रही है कि सैनिक कैसा था? सैनिक एक बहादुर था। प्रश्न नंबर 8 को समझिए, सैनिक एक बहादुर था। अब यहाँ से मेरे को समझ में आया कि अब विशेषण की परिभाषा होती है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले को, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहेंगे? विशेषण कह देंगे। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको विशेषण कह के देंगे। तो इसीलिए भाई इसमें देखो मेरा एडजेक्टिव यानी कि सी ऑप्शन पूरा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पेपर देने जाओगे, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। अब आगे देखो, आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 में एक पैसेज दिया जाएगा, जो कि ये जो पैसेज है आप लोगों की किताब से उठाया गया है। पैसेज जो है किताब से उठाया गया है, और उस चैप्टर का नाम हो जाएगा लेंचो, है ना। ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड चैप्टर से उठाया गया है, जो कि आप लोगों का प्रोज से लिया गया है, प्रोज, है ना। ए लेटर टू गॉड जो है प्रोज वाला चैप्टर है। तो भाई इसको पढ़ेंगे, और जो पैसेज 2 नंबर का पैसेज आएगा आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 से 10, रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो। यूपी बोर्ड एग्जाम 2018, 19, 20, 21, 24, 25 में आया था। तो ये जो पैसेज है इसको पहले पढ़ेंगे। भाई पैसेज दो भाई कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का पैसेज आएगा। इस पैसेज पर आधारित 2 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। इस पैसेज पर आधारित 2 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरे पर जो मैं बहुत आराम आराम पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाए, और आप लोगों के 70 नंबर आज ही पक्के हो जाएं, है ना। मैं चाहूँ तो आप लोगों को स्पीड में पढ़ा करके पूरी क्लास ख़त्म भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा का पूरा एक एक प्रश्न समझ में आ जाए। अब चलिए, यहाँ पर देखो लिखा है कि द ओनली, द ओनली इन द इंटायर वैली set on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth had needed was downpour over it, least a shower. I threw out the morning lencho, who knew his field immediately, had done nothing else but see the स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब इसको देखो हिंदी में समझेंगे कि इसको पहले हिंदी में देखेंगे। यहाँ पे लिखा द हाउस द ओनली वन ऑफ द इंटायर वैली, वही घर जो पूरी घाटी में अकेला था। अब देखो इंटायर वैली, ओनली माने होता है केवल, और इंटायर माने होता है संपूर्ण घाटी में, वैली माने घाटी, है ना। और द हाउस माने घर, वही घर जो था संपूर्ण घाटी में अकेला था। अब यहाँ पर देखो आगे देखेंगे, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ लो हिल मतलब क्रीस्ट माने होता है चोटी, लो माने सबसे ऊपर, सेट माने स्थित था। वह मतलब कि वह कम ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए मक्के के खेतों को देख सकता था, जो फूलों से लदे हुए थे और हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। पृथ्वी को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, वह थी कि भारी बारिश या कम से कम एक बौछार पूरी सुबह हो जाए। पूरी सुबह लंचो, जो अपने खेतों को बहुत गहराई से जानता था, वह उत्तर पूर्व आकाश की ओर देख रहा था। देखने का सुबह मतलब कुछ नहीं कर रहा था, वह उत्तर पूर्व दिशा को देख रहा था।
अब चलिए भाई, इसके पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 2 प्रश्न देख लो कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये दोनों प्रश्न देख लो। यहाँ पर लिखा है कि लेंचो गुस्सा क्यों हो गया। लेंचो जो था, लेंचो गुस्सा क्यों हो गया। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि लेंचो गुस्सा क्यों हो गया। ए ऑप्शन दिया है बिकॉज ही सा द पोस्टमैन, क्योंकि उसने डाकिया को देखा था। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को अभी पढ़ करके सुनाया ये गद्यांश, इसमें कहीं डाकिया के बारे में हमने बात ही नहीं की है ना। इसमें देखो हमने कहीं डाकिया के बारे में बात ही नहीं की। ये जो गद्यांश है इसमें मैंने कहीं आप लोगों को डाकिया के बारे में बताया है क्या। कहीं डाकिया लिखा है, कहीं भी डाकिया नहीं लिखा है ना। डाकिया कहीं भी नहीं लिखा, तो इसलिए मेरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन को भाई गलत कर देंगे, सारे बच्चे ये ऑप्शन को गलत कर देंगे। ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बी ऑप्शन उठाएंगे कि बिकॉज ही डिड नॉट गेट एनी पेपर, क्योंकि उसे कागज़ नहीं मिला, है ना। क्योंकि उसे कागज़ नहीं मिला, क्योंकि उसको भाई कागज़ ही नहीं मिला, तो क्या होगा। तो कागज़ की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पर देखो सी ऑप्शन दिया है, कागज़ भी उसको मिल गया था। बिकॉज ही काउंटेड द मनी एंड इट वाज लेस, क्योंकि उसने पैसे गिने और वे कम थे। बिल्कुल भाई, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। लेंचो जब जाता है तो लेंचो को जब पैसे मिलते तो उसमें 70 रुपये होते हैं। अच्छा, उसने 100 रुपये का वादा किया था, लेकिन उसमें 70 रुपये ही होते हैं, तो इसीलिए जो पैसे पैसे कम थे, तो इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन मेरा पूरा सही हो जाएगा कि बिकॉज ही काउंटेड द मनी एंड इट वाज लेस, क्योंकि उसने पैसे गिने और भी कम थे। इसके बाद आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इट वर विंडो। लेंचो ने खिड़की पर जाकर क्या देखा था, क्या मांगा था। खिड़की पर जाकर भाई क्या मांग सकता है लेंचो, है ना। ये हमारा प्रश्न नंबर 10 है। तो यहाँ पर देखो लेंचो ने खिड़की पर जाकर के क्या मांगा, पानी और भोजन। ये ऑप्शन दिया। बी ऑप्शन दिया पेपर एंड इंक। सी ऑप्शन दिया स्टाम्प एंड ग्लू। और डी ऑप्शन दिया मोर मनी। तो भाई देखो लेंचो ने खिड़की पर जाकर के और पैसे भी मांगे थे, क्योंकि भाई क्या होता है कि जब उसने देखा कि मेरे पैसे 70 रुपये हैं, मेरे पैसे तो कम हैं, तो वो जाकर के अपने पैसे मांगता है। अब आगे देखो अगला प्रश्न, यहाँ से देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 कि चूज़ द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। जो आप लोगों का जो ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, आप लोगों का जो ए लेटर टू गॉड चैप्टर है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है ए लेटर टू गॉड पार्ट के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया ज्यूल फिंटेस। बी ऑप्शन दिया नेल्सन मंडेला। सी ऑप्शन दिया लियम क्लेहर्थी। और डी ऑप्शन दिया है कि एलिनॉर वाइली। तो बता दीजिए भाई इसका 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए लेटर टू गॉड चैप्टर के लेखक कौन हो जाएंगे। तो ए लेटर टू गॉड चैप्टर के लेखक हो जाएंगे जीएल फिंटियस, है ना। तो सी ए ऑप्शन मेरा पूरा सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने ये ऑप्शन को सही किया है भाई उनका फिर से 1 नंबर पक्का हो गया। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 देखो हमसे कहता है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज ए कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज ए कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। नेशनल मंडेला के अनुसार किसी देश की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है। नेशनल मंडेला के अनुसार देश की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है। ए ऑप्शन दिया है कि मिनरल्स एंड गेम्स। बी ऑप्शन दिया इट्स पीपल, इसके लोग। सी ऑप्शन दिया हाइट बिल्डिंग्स, ऊंची इमारत। और डी ऑप्शन दिया टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक। तो बता दीजिए भाई नेशनल मंडेला के अनुसार किसी देश की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है। सबसे बड़ी दौलत क्या होती है, ये हमारा प्रश्न नंबर 12 रहने वाला है। तो देखो देश के जो लोग होते हैं, नेशनल मंडेला ने कहा था कि जो देश के जितने भी लोग होंगे, नेशनल मंडेला ने कहा था कि देश के जितने भी सभी लोग जो होंगे वो सबसे बड़ी दौलत होंगे। तो यानी देश के लोग जो होंगे सबसे बड़ी दौलत होंगे। तो इसीलिए भाई मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है इसके लोग, तो देश के लोग जो होंगे वो उसी देश का सबसे बड़ी दौलत होंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि देश की सबसे बड़ी दौलत क्या होगी, तो इसके लोग, यानी कि बी ऑप्शन मेरा पूरा सही हो जाएगा। चलिए अच्छा भाई आगे देखो बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है कि व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। युवा सीगुल उड़ने से क्यों डरता था। जो युवा सीगुल जो था भाई वो उड़ने से क्यों डरता था।
ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ऑप्शन देखो कहता है कि बिकॉज हिज विंग्स वर ब्रोकन, क्योंकि उसके पंख टूटे हुए थे। बी ऑप्शन दिया है बिकॉज ही थॉट हिज थिंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, क्योंकि उसने सोचा कि उसके पंख उसका कभी साथ नहीं देंगे, है ना। बी ऑप्शन कहता है कि क्योंकि उसने सोचा कि उसके पंख उसका साथ कभी नहीं देंगे। और सी ऑप्शन दिया है कि बिकॉज द वेदर वी बैड, क्योंकि मौसम ख़राब था। और डी ऑप्शन दिया बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लीव हिज पेरेंट्स, क्योंकि वह, है ना, यहाँ पर देखो क्योंकि वह अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ पर लिखा है डी ऑप्शन का अर्थ है कि क्योंकि वह अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता, कि मतलब अब देखो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है कि इसका बी ऑप्शन सही करेंगे कि बिकॉज ही थॉट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, क्योंकि उसने सोचा कि उसके पंख उसका कभी साथ नहीं देंगे। इसलिए वह पेपर में 3 नंबर का आएगा, इसको याद रखेंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम 3 नंबर का पेपर में आएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर जो मेरा 14 है, प्रश्न नंबर 14 से 15 देखेंगे। यहाँ पर देखो एक गद्यांश है ना, पद्यांश कहेंगे इसको, क्योंकि हमारा पोइट्री से उठाया गया है, पद्यांश है। इसको देखो पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 14 से 15 कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का प्रश्न है, पेपर में 2 नंबर का प्रश्न आएगा। इस पर आधारित हमसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो इसको पढ़ेंगे कि द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो ये जो हमारा गद्यांश है, पद्यांश जो है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, क्या आप लोग बता सकते हैं मुझे? तो भाई अगर चैप्टर के बारे में बात करें तो उस चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर से लिया गया है इसको, और जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके लेखक हैं, है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसके लेखक हो जाएंगे भाई। तो डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर से लिया गया है, इसको याद रखेंगे। तो इसको पढ़ेंगे। देखो लेखक जो होता है, लेखक का मन जो होता है बहुत उदास होता है। लेखक का मन जो होता है बहुत ही उदास होता है। तो लेखक क्या करता है कि बाहर निकलता है और एक पेड़ के पास जाता है। लेखक एक पेड़ के पास जाता है और पेड़ के पास जाकर नीचे बैठ जाता है। अच्छा, एक पेड़ के पास जाकर के नीचे बैठ जाता है। उस पेड़ का नाम था हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे जाकर के बैठता है, तो नीचे बैठ कर के कुछ सोचने लगता है। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है कि एक कौवा जो होता है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है। वो क्या करता है कि अपने पंजे की मदद से कुछ शरारत करता है। उसके कारण क्या होता है कि ये जो बर्फ़ जो होती है वो लेखक के ऊपर जा कर के गिरती है। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर जब बर्फ़ गिरती है तो उसका मन जो होता है चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है। पहले लेखक उदास था, लेकिन फिर इसके बाद जब उसके ऊपर लेखक के ऊपर जब बर्फ़ गिरती है तो उसका मन जो होता है वो उदास से हटकर मतलब वो खुश हो जाता है। फिर लेखक सोचता है कि यह मेरे साथ हो रहा था कि अभी जो मैं जितना समय मैं उदास होकर के ख़राब कर रहा था, अब बचा हुआ समय मैं कैसे ख़राब करूँगा, खुश होकर मैं, मतलब कि वो पुरानी चीज़ें भूल चुका था। तो इस कहानी का यही मतलब है। और इसके बाद इस पर 2 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 14 देखो कहता है कि वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, लेखक कहाँ खड़ा था? अंडर ए मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ के नीचे। बी ऑप्शन दिया नियर ए रिवर, मतलब कि एक नियर ए रिवर, एक नदी के पास। अंडर ए हेमलॉक ट्री, एक मतलब हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे। तो भाई यहाँ पर मेरा सी ऑप्शन सही करेंगे, क्योंकि आप लिखा अंडर ए हेमलॉक ट्री, तो सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। कितने बच्चों ने सी ऑप्शन को सही किया है उनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आगे दिया है कि वेयर वाज द क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ बैठा था? देखो ऑन ए मैंगो ट्री दिया, बानियान मतलब बरगद का पेड़ दिया, ऑन ए हेमलॉक ट्री, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इसका भी सी सही होगा और इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। चलो अच्छा आगे देखो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि हु वाज द ट्रिकी इन द स्टोरी, एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी। द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी कहानी में ट्रिकी कौन था? तो भाई बता दीजिए ट्रिकी कौन था। प्रश्न नंबर 16, इस कहानी में ट्रिकी कौन था? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि बता दीजिए भाई ट्रिकी कौन था। एक कैट, एक बिल्ली थी। बी ऑप्शन दिया ए मंकी, एक बंदर था।
सी ऑप्शन दिया ए डॉग, एक कुत्ता था। डी ऑप्शन दिया ए रैबिट, एक खरगोश था। तो द ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी कहानी में ट्रिकी कौन था? तो ट्रिकी भाई जो था वो कौन था? एक डॉग, एक कुत्ता था, है ना, एक कुत्ता। तो ट्रिकी जो था एक कुत्ता था। तो आप लोगों को यहाँ पर सी ऑप्शन को याद रखना है ना। तो सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, एक कुत्ता था। जो ट्रिकी जो था एक कुत्ता था। इसके बाद आगे देखेंगे कि व्हाट वाज हरी सिंग्स एज इन द थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी में हरी सिंह की उम्र कितनी थी? ये भी देखो कितनी बार आया, एक नंबर का पेपर में आएगा। 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो इसमें से मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? द थीम्स स्टोरी में हरी सिंह की उम्र कितनी थी? तो बताइए भाई हरी सिंह की उम्र कितनी थी, है ना। तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा 15 ईयर्स, यानी कि 15 ईयर्स मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नहीं 50 ईयर्स, 50 साल का था ना 15 ईयर्स। 15 ईयर्स मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे भाई। प्रश्न नंबर 18 देखो, कहते हैं कि ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वाज ए कैसा व्यक्ति था? ग्रिफिन जो था, ग्रिफिन एक शानदार वैज्ञानिक था, लेकिन वह एक कैसा व्यक्ति था? लेकिन वह एक कैसा व्यक्ति था? देखो ए ऑप्शन दिया लॉफुल, कानून मानने वाला व्यक्ति था। बी ऑप्शन दिया लॉलेस, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। सी ऑप्शन दिया हेल्पर, यानी कि लोगों की मदद करता था। और डी ऑप्शन दिया काइंड, यानी कि दयालु था, मतलब है ना, बहुत दयालु था। तो बता दीजिए भाई यहाँ पर ग्रिफिन एक शानदार वैज्ञानिक था, लेकिन वह कैसा व्यक्ति था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉफुल, LAW FAL, FUL। तो वो एक कानून बनाने वाला व्यक्ति था ना। तो इसी तरीके से मेरा ए ऑप्शन से हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि व्हाट डिड रिचर्ड एब्राइट कलेक्ट इन हिज चाइल्डहुड। रिचर्ड एब्राइट अपने बचपन में क्या इकट्ठा करते थे ना। तो रिचर्ड एब्राइट जो थे अपने बचपन में क्या इकट्ठा करते थे? बटरफ्लाइज, रॉक्स एंड फॉलिस और कॉइन्स, ऑल ऑफ द एबव। बता दीजिए क्या इकट्ठा करते थे, है ना। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 20 है, और बता दीजिए भाई क्या इकट्ठा करते थे। तो प्रश्न नंबर 20 का प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब सारी की सारी चीज़ें इकट्ठा करते थे, उपरोक्त सभी इकट्ठा करते थे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, अच्छा आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 देखो हमसे कहता है, प्रश्न नंबर 20 कहता है कि हु वाज द रियल थीफ इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट कहानी में असली चोर कौन था? ए ऑप्शन दिया हैरिस डैनबी, बी ऑप्शन दिया द यंग लेडी इन रेड, लाल कपड़ों वाली युवा महिला, और सी ऑप्शन दिया द हाउस कीपर, मतलब घर का रखवाला, और डी ऑप्शन दिया द ज्वेलरी शॉप ओनर, ज्वेलरी की दुकान का मालिक। पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने बी ऑप्शन को सही किया कि द यंग लेडी इन रेड, जो लाल कपड़ों वाली जो युवा महिला जो थी, है ना, तो भाई असली चोर थी। इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। चलो अच्छा भाई, ये हमारा पार्ट ए जो है मेरा समाप्त हुआ। पार्ट ए मेरा समाप्त हुआ, जो कि पेपर में 20 नंबर का पूछा जाएगा। 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। वो मैंने सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को बता दिए हैं। अब यहाँ से देखो आप लोगों का स्टार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट बी आप लोगों का स्टार्ट होता है। पार्ट बी में देखो क्या होगा, पूरा का पूरा भाई पार्ट बी बताने वाले हैं। पार्ट बी में देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में पहले ही नंबर पर आप लोगों को एक पैसेज दिया जाएगा। पैसेज दिया जाएगा, वो भी देखो 7 नंबर का पैसेज आएगा। तो पैसेज देख लो भाई कैसा पैसेज आएगा। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वाज बोर्न 2 अक्टूबर 1904 एट मुगल सराय इन उत्तर प्रदेश। हिज चाइल्डहुड वाज फुल ऑफ हार्डशिप बिकॉज हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज वेरी यंग। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन काशी विद्यापीठ एंड गॉट द टाइटल ऑफ, है ना, शास्त्री। He was a man of simple living and high thinking. He given the famous slogan जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। द इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1965 टू इंस्पायर
द सोल्जर्स एंड फार्मर्स ही वर्कड हार्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशंस थ्रू आउट हिज टाइटल। तो इसको पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पर आधारित हमसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 प्रश्न जो होंगे, 3 प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न 2 नंबर के, और 1 प्रश्न हमारा 1 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि हिंदी में इसका कहने का मतलब क्या है। कि जो लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने काशी विद्यापीठ से अपनी शिक्षा प्राप्त की और शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। वे सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सैनिकों और किसानों को प्रेरित करने के लिए 1965 में के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। तो यहाँ से मेरा इतना हो जाता है। और इस गद्यांश पर आधारित देख लो भाई कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहला मेरा देखो क्वेश्चन है, पहला मेरा क्वेश्चन है कि व्हेन एंड वेयर वाज लाल बहादुर शास्त्री बोर्न। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? 2 नंबर का आएगा। लाल बहादुर शास्त्री, ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री वाज बोर्न 2 अक्टूबर 1904 एट मुगलसराय इन उत्तर प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। तो ऐसे करके आप लोगों को लिख देना है, पेपर में 2 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखो, जो मेरा प्रश्न नंबर दूसरा देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर दूसरा देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहता है, बी ऑप्शन उठाएंगे। प्रश्न नंबर बी कि हु वाज शास्त्री जी चाइल्डहुड फुल ऑफ हार्डशिप। शास्त्री जी का बचपन कठिनाइयों से भरा क्यों था? इसको यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे ही चाइल्डहुड वाज फुल ऑफ हार्डशिप बिकॉज हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज वेरी यंग। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु भी हो जाती है। तो 2 नंबर का ये आएगा। फिर इसके बाद आगे देखो सी ऑप्शन कि विच फेमस स्लोगन, मतलब उनका प्रसिद्ध नारा कौन था, है ना। तो अब देखो उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान प्रसिद्ध नारा दिया था। कौन सा नारा था? कि ही गेव द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वार 1965। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। इसके बाद आगे देखो ये वाला प्रश्न देखो, ये प्रश्न 1 नंबर का आएगा। 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 नंबर का पैसेज मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। कि पैसेज में किस शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध जय जवान जय किसान को शीर्षक है तो नारा स्लोगन। तो ऐसा प्रश्न आएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा तैयार भी कर लीजिए भाई, पूरा तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो ये देखिए 4 ऑप्शन रखे थे। इस पर आधारित 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए ऑप्शन दिया है नारा, बी ऑप्शन टाइटल, सी ऑप्शन दिया हार्डशिप और डी ऑप्शन दिया प्रोग्रेस। लेकिन इसमें जो पैसेज में किस शब्द का अर्थ प्रसिद्ध या जाना मतलब जाना माना शीर्षक उपाधि है, मैंने वो गलत बता। नारा भाई इसका राइट आंसर नहीं होगा, नारा गलत हो जाएगा, है ना। नारा नहीं होगा, इसका उपाधि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलो आगे देखो, यहाँ पर लिखा है कि 2027 बोर्ड एग्जाम में एक आप लोगों का कितने नंबर का? 4 नंबर का, 4 नंबर का एक एप्लीकेशन पूछा जाएगा। वैसे राइटिंग है, राइटिंग आप लोगों को यहाँ पर 10 नंबर का राइटिंग आता है, जिसमें है ना 10 नंबर का राइटिंग आता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ हिज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 2 डेज लीव ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 2 दिनों की छुट्टी के लिए का अनुरोध देते हुए एक प्रार्थना पत्र लिख दीजिए। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल कानपुर। सब्जेक्ट है मेरा कि एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, विषय बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रार्थना पत्र भी लिखना पड़ेगा। तो भाई इसको पहले पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। और प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन आप लोगों को ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, पूरा का पूरा ऐसे लिख देना। 4 नंबर आप लोगों को एग्जामिनर दे देगा, एक भी नंबर आपका नहीं छोड़ेगा। चलो यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे कि
रेस्पेक्ट सर, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं क्लास 10th का छात्र हूँ। ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का क्लास 10th का छात्र हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मुझे जो है बुखार आ रहा है। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने सलाह दी है कि मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 days, मतलब 2 दिनों तक आप लोगों को घर पर रेस्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। देयर फोर आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फ्रॉम टुडे, मैं इसलिए आज स्कूल नहीं अटेंड कर सकता हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम, कोई भी आप लोग डेट लिख दो ना, चाहे ये डेट लिख दो या फिर जो आप लोगों को अच्छा लगे वो डेट तारीख डाल दीजिए और लास्ट में लीजिए हाईली थैंकफुल टू यू योर्स ओबीडियंटली, आप बाकी कर सुपरवाइजर लिख देना क्लास 10th, और यहाँ से आप लोगों का 4 नंबर पक्का हो जाएगा ना। ये मेरा जो था ये क्या था, राइटिंग में हमारी 10 नंबर की राइटिंग आएगी जिसमें 4 नंबर का एप्लीकेशन आएगा। अब 6 नंबर का देखो क्या आता है, 6 नंबर का हमारा यहाँ पर राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, 6 नंबर का तो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ आएगा। यहाँ पर लिखा है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 6 नंबर का पूछा रहेगा राइटिंग में। सबसे पहला दिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ों का महत्व, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा जाता है पेड़ों का महत्व। दूसरा है माई स्कूल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन है कि एन आइडियल टीचर, और डी ऑप्शन है ए रेनी डे। तो ये मेरे 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें तो भाई प्रश्न नंबर 3 है ना, प्रश्न नंबर 3 में एक कोई हमको पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ पर हमको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले तो हम उठाते हैं 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए हमने उठाया इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज ए से, तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन को सॉल्व करवाने वाले हैं, इसको हम सॉल्व करवाने वाले हैं। इसको देखो कैसे लिखते हैं, तो चलिए भाई इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले डालेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, 2027 बोर्ड के लिए ए से लिखना है। हिंट्स पहले लिख देंगे, पेपर देने जाओगे तो भाई सबसे पहले आप लोग को हिंट्स लिख देना। हिंट्स में पहली हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, फिर डालेंगे सक्सेस ऑफ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, तीसरी हेडिंग डालेंगे यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द ट्रीज, चौथी हेडिंग डालेंगे रेनी एंड वेदर, और 5वीं हेडिंग डालेंगे होम फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, फिर इसके बाद 6ठी हेडिंग डालेंगे कॉन्क्लूजन, उपसार लास्ट में डाल देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद फिर इसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा। अच्छा सब अब देखो यहाँ पर लिखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना डालेंगे कि ट्रीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर, पेड़ हमारे लिए प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है। यहाँ पर लिखेंगे दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रू फ्रेंड्स ऑन अर्थ, वे पृथ्वी पर हमारे सबसे अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं। तो ये हमको इंट्रोडक्शन में इतना लिख देना है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आप लोगों को इतना ही लिखना पड़ेगा, है ना, या फिर थोड़ी भी 1-2 हेडिंग बढ़ानी तो आप लोग बढ़ा भी सकते हैं, या फिर आप लोग इतना ही इंट्रोडक्शन में लिख देना जा करके। अब आगे देखो दूसरी हेडिंग डालेंगे सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर लिखा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का स्रोत, कि ट्रीज गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड लाइफ, पेड़ हमें सांस लेने और उचित जीवन के लिए ताज़ा ऑक्सीजन देती हैं। फिर इसके बाद आगे देखो यहाँ पर लिखा है कि दे ऑब्जर्व हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर, वे हवा से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को सोख लेती हैं। जो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अब आगे देखो अगला प्रश्न, अगला हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी मेरी, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पर कि यूजफुल थिंग्स फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से मिलने वाली उपयोगी चीज़ें, पेड़ों से हमको क्या क्या मिलता है। पेड़ दे प्रोवाइड अस स्वीट फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड वुड, वे हमें मीठे फल, ताज़ी सब्जियां और लकड़ी प्रदान करते हैं। वी आल्सो गेट मैनी इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स, हमें पौधों से कई महत्वपूर्ण दवाइयाँ भी प्राप्त होती हैं। इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये मेरी 3rd हेडिंग थी। 4थी हेडिंग डालेंगे रेनी एंड वेदर, बारिश और मौसम। तो ट्रीज हेल्प इन ब्रिंगिंग टाइमली रेन इन ऑन द अर्थ, पेड़ पृथ्वी पर समय समय पर बारिश भी कराने में मदद करते हैं। दे कीप आवर एनवायरनमेंट कूल एंड क्लीन, ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखते हैं। इसके बाद आगे देखो यहाँ पर देखो अगली हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि होम फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, पशु पक्षियों का घर। तो मैनी बर्ड्स बुल्ड देयर नेट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, कई पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर अपने घोंसले बनाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स गेट फूड एंड शेड अंडर द बिग ट्रीज, जंगली जानवरों को बड़े पेड़ों के नीचे भोजन और छाया मिलती है।
इतना करने पर फिर लास्ट में उपसार लिख देना। उपसार में इतना सबको लिख देना, वी कैन नॉट लाइव ऑन अर्थ ऑफ द देयर नॉट ट्रीज, यदि पेड़ नहीं होते होंगे तो हम पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते हैं। देयर फोर वी शुड नॉट कट देम एंड मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, इसलिए हमें उसे काटना नहीं चाहिए और अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो भाई ये जो था हमारा 6 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। ए से था और शॉर्ट पैराग्राफ था, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। शॉर्ट पैराग्राफ था आप लोगों का। इसके बाद आगे देखो, अब आगे जो हम बात करेंगे वो आप लोगों का ग्रामर से पूछा जाएगा। ग्रामर जो होगा आप लोगों का 10 नंबर का ग्रामर आएगा, 10 नंबर का ग्रामर आएगा, है ना, 10 नंबर का। 2 नंबर का आप लोगों का 2 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 नंबर का एक्टिव पैसिव, 2 नंबर का आप लोगों का एक्टिव पैसिव, फिर 2 नंबर का पंचुएट से पूछा जाएगा, है ना। दो लिखा है कि चेंज द फॉलोइंग पैसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में दिया कि भोला सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसको इनडायरेक्ट में लिख देना, भोला सेज दैट ही विज गोइंग टू दिल्ली। फिर बी ऑप्शन दिया चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वाइज, ही राइट लेटर, ए लेटर इज रिटन बाई हिम। पंचुएट दिया है, पंचुएट में क्या होगा कि वर्ड जो होंगे कुछ गलत टाइम में, देखो जैसे इंग्लैंड दिया है, इंग्लैंड में ई बड़ी बननी चाहिए, इंग्लैंड में ई बड़ी बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड में ई छोटी है, तो इसको आंसर में ऐसे लिख देना, इंग्लैंड फ्रांस एंड। अब देखो कामा का चिन्ह इसमें कहीं लगा है, इसमें कहीं कामा का चिन्ह नहीं लगा है, तो आप लोगों को कामा का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो 6 नंबर ये हो गए। और 4 नंबर का आप लोगों का एक ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 4 नंबर का यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, यह एक बहुत बड़ा और सुंदर शहर है। इस शहर में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहते हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया। देश विदेश से लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। इसको अंग्रेजी में लिखना है, इसको ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश से करना है कि न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल सिटी। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाइव इन द सिटी, मतलब यहाँ पर रहते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग आर लाइक, और इतना सबको लिख देना। और यहाँ से आप लोगों का 4 नंबर मतलब 10 नंबर का ग्रामर जो होता है यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से देखो आप लोगों का पूछा जाएगा लिटरेचर। लिटरेचर होगा भाई 23 नंबर का लिटरेचर आएगा, 23 नंबर 23 नंबर का, है ना। यहाँ पर देखो कि लिखा है, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि वाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड, व्हाट डिड ही आस्क फॉर। 3 नंबर का पेपर में आएगा, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, उसने क्या मांगा। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर whose entire crop of ripe corn was completely destroyed by a heavy hailstones. He had no other means to feed his family for the whole year. Deeply rooted in his faith, he believed that God sees everything and never lets anyone did he hunger. Therefore, I wrote a letter to God asking for 100 pieces to sow his field and to survive until the next harvest. तो भाई इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा, पेपर में 3 नंबर का आएगा। इसको आप लोगों को अगर और भी अच्छे से पढ़ना तो आप लोग को हिंदी में समझ सकते हैं, हिंदी में पढ़ लीजिए। लेंचो एक मेहनती किसान या था जिसकी पक्के की पूरी फसल नष्ट, एक मतलब भारी ओलावृष्टि के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई थी। उसके पास पूरे साल परिवार का पेट पालने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं था। भगवान में अटूट विश्वास होने के कारण उसका मानना था कि भगवान सब कुछ देखते हैं और किसी को भूखे नहीं मरने देते हैं। इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखकर 100 पैसों की मांग की ताकि वह खेत में फिर से बीज बो सके और अगली फसल आने का गुजारा कर सके। तो ये था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। अब यहाँ से देखो अगला प्रश्न है, जो कि यहाँ पर देखो क्या कहता है प्रश्न नंबर अगला, कि वल्ली के बारे में बात हो रही है। व्हाट वाज द वैली डीपेस्ट डिजायर एंड हाउ डिड सी सेव मनी फॉर इट। 3 नंबर का आएगा कि वल्ली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी और उसने इसके लिए पैसे कैसे बचाए। तो सबसे पहले इसका आंसर लिख देना कि वल्ली डीपेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। फिर यहाँ पर पढ़ेंगे कि टू फुलफिल दिस ड्रीम सी सेव्ड एवरी स्ट्रे कॉइन दैट केम हर वे। सी रजिस्टर्ड all templates to a peppermints, toys and balloons. She even suppressed her strong
डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड एंड विलेज फेयर इन दिस वे, है ना। सी थर्ड 50 सेव्ड 16 पेयर्स फॉर हर टू वे बस फेयर। इसको अब हिंदी में इसको समझ लीजिए कि वल्ली की सबसे गहरी इच्छा अपने गांव और पास के शहर के बीच चलने वाली बस में यात्रा करना था, है ना। वल्ली की सबसे अच्छी मतलब उसकी इच्छा थी कि उसके आसपास से जितनी भी बसें गुजरती हैं उस पर बैठ करके यात्रा करना था। ये वल्ली की मतलब इच्छा थी। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपने पास आने वाले हर सिक्के को बचाकर, उसके पास जितने भी सिक्के आते थे उसको बचा करके उसने पुदीने की गोलियां, कमक, खिलौने और गुब्बारे खरीदने के सभी लालच को रोका। मतलब वो जो खिलौने जो खरीद रहा था उसने उस लालच को रोका। यहाँ तक कि उसने गांव के मेले में चरखे पर झूलने की अपनी तीव्र इच्छा को भी दबा दिया। इस तरह उसने समझदारी से अपनी दोनों तरफ की बस यात्रा के लिए 60 पैसे बचा लिए। अब आगे देखो अगला प्रश्न। एक प्रश्न बच्चा कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में आप लोगों को इसका उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना। तो जो कि मैंने आप लोगों को प्रश्न बता देता हूँ कि इसको तैयार कर लो कि हाउ डिड गौतम बुद्ध टेक किस्सा गौतमी द ट्रुथ अबाउट लाइफ एंड डेथ, व्हाट वाज द अल्टीमेट लेसन सी लर्नड। गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी को जीवन और मृत्यु के सत्य को कैसे सिखाया, उसने अंततः क्या सबक सीखा। तो इसको पढ़ेंगे कि वेन किस्सा गौतमी इज ओनली ए सॉन डाइड, है ना। तो ये सॉन डाइड जब उसकी जो इकलौते बेटे की जब मृत्यु हो जाती है ना। सी वेंट फ्रॉम दूर टू दूर आस्किंग फॉर मेडिसिन टू रिवाइव हिम सीइंग हिज ग्रीफ, गौतम बुद्ध आस्क्ड her to bring a handful of mustard seeds. However, he put a condition that the seeds must come from a house where no one had ever lost a child, husband, parents, or friend. Kisa Gautami went from house to house again, but she could not find a single home where are no loved one had died, है ना। ये लिखा है कि एट्स हाउस्टेड सी बस द रोड साइड एंड वॉच्ड द फ्लिकरिंग सिटी लाइट्स, है ना। इतना पढ़ने के बाद फिर इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है ताकि आप लोग हिंदी में भी समझ सकें। पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, 4 नंबर का पेपर में आएगा, है ना। 4 नंबर का आएगा। फिर इतना पढ़ने के बाद तो इसको हिंदी में पढ़ेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए भाई, पूरा पढ़ लीजिए। इसको हिंदी में भी नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो हिंदी में आप लोगों को समझ में आ जाए। अब आगे देखो अगला प्रश्न। देखो 3 नंबर का पोएम्स आएगी। 3 नंबर की पोएम आएगी। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम्स प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स इन द गिवन। अपनी पाठ्य पुस्तक में से निर्धारित कोई भी एक कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए और प्रश्न पत्र में दी गई पंक्तियों को उत्तर की कॉपी ना करें। 2027 बोर्ड एग्जाम में पोएम देखो, द वे क्रो सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए ब्लॉक ट्री, इसको लिख देना जा करके, है ना। इसको हिंदी में देखो कैसे समझाया गया। इसको हिंदी में समझ, जिस प्रकार की कवि ने धतूरे के पेड़ से बर्फ़ के महीन कणों को हिलाकर मेरे ऊपर गिराया। कवि कहना चाहता है कि उसका मूड बहुत ख़राब था, लेकिन कवि की इस छोटी सी हरकत ने उनके ऊपर बर्फ़ गिरा दी, जिससे उनका मूड जो था एकदम उनका मूड बदल भी जाता है। ये 4 नंबर के पोएम्स लिखने के बाद फिर एक सेंट्रल आइडिया भी लिखनी पड़ेगी। सेंट्रल आइडिया जो यहाँ पर देखो 3 नंबर की सेंट्रल आइडिया भी आएगी। यहाँ पे लिखा है 2027 बोर्ड एग्जाम में डस्ट ऑफ स्नो पर लिख देना 3 नंबर की सेंट्रल आइडिया। आप देखो आप लिखा द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पर भाई सेंट्रल आइडिया बता रहा हूँ। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हाईलाइट्स द पावर ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड, इट शो हाउ नेचर, है ना, कैन क्यूर आर सोरो, ए सिंपल एक्शन बाय ए क्रू heals the poet sad heart and saves his day from being wasted. It teaches us to remain positive. यह कविता डस्ट ऑफ स्नो किसी के मूड को बदलने में छोटी छोटी चीज़ों की ताकत को दर्शाती है। यह दिखाती है कि प्रकृति हमारे दुख को कैसे ठीक कर सकती है। एक कवि की साधारण हरकत कवि के उदास दिल को ठीक कर देती है और उसका दिन बर्बाद होने से बचा लेती है। हमें यह सकारात्मक रहने की शिक्षा देती है। इतना करने के बाद फिर
आगे देखो यहाँ पर कुछ और प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10 और यहाँ से फिर आप लोगों की क्लास जो है समाप्त होती है। 2 प्रश्न और हैं जिनको आप लोग आराम से देख लीजिए कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। मतलब 30 से 40 शब्द में आप लोगों को उत्तर लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 अंक आएगा कि डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को क्यों लेकर चिंतित थे। डॉक्टर हैरियट वाज वॉरिड बिकॉज ट्रिकी हैड बिकम अगली फैट लाइक ए ब्लोटेड सगेट्स। डॉक्टर हैरियट इसलिए चिंतित थे क्योंकि ट्रिकी एक फूले हुए कबाब की तरह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, तो इसलिए चिंतित थे। डॉक्टर हैरियट जो इसलिए चिंतित थे, जो ट्रिकी जो था वो बहुत मोटा हो गया था। हिज आइस वर ब्लूड शॉट, है ना, उसकी आंखें लाल थीं। हिज आइस वर ब्लूड सेड एंड हिज टंक लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉ। अब देखो लाल थी और उसकी जीभ जो जबड़े से बाहर लटक रही थी। उसने अपने पसंदीदा पकवान खाने से मना कर दिया था, उसे लगातार उल्टियाँ हो रही थी। ही हैड रिफ्यूज्ड टू ईट हिज फेवरेट डिशेस एंड सफरेड फ्रॉम स्पॉट्स ऑफ वोमिटिंग। इतना करने के बाद फिर एक और प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पेपर में 4 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहता है प्रश्न नंबर 10 कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 4 नंबर का आएगा कि वाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू कम बैक टू अनिल एंड रिटर्न द मनी। तो हरी सिंह ने अनिल के पास वापस आने और पैसे लौटाने का फैसला क्यों किया। तो देखो पढ़ेंगे कि आंसर डालेंगे कि हरी सिंह कम बैक बिकॉज हिज कॉन्शियंस pricked him after stealing from a trusting mind like Anil. He realized that Anil was teaching him to read, and Hari knew that education could bring him much more money, respect, and later life than stealing a return. हरी सिंह इसलिए वापस आया क्योंकि अनिल जैसे भरोसेमंद व्यक्ति को यहाँ चोरी करने के बाद उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया था। उसने महसूस किया कि अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा था। हरी जानता था कि शिक्षा उसे चोरी की तुलना में कहीं अधिक पैसे, सम्मान और बेहतर जीवन जीने दे सकती है, इसलिए वह लौट आया। तो यहाँ से वह क्लास मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी कंप्लीट बता दी है ना। 70 नंबर की क्लास आप लोगों की कंप्लीट हुई है। पूरी की पूरी क्लास देख लीजिए, अपने 70 नंबर पक्के कर लीजिए। और आज की इस क्लास को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।